ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 12 के लिए समग्र मांग वाली यूनिट 3 से संबंधित है। इस यूनिट की अब तक 4 क्लासें हम कर चुके हैं। आशा है आपने अटेंड की होंगी। यदि अटेंड नहीं की हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें अटेंड करिएगा, तब ये क्लास आपको ठीक से समझ आएगी, वरना बीच से आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें पीछे से जुड़ी होती हैं। चलिए ठीक है, आज हम शुरू करते हैं समग्र मांग भाग 5। इसमें ये यूनिट 3 है और यूनिट 3 का ये 3rd PDF नोट्स हैं। इन नोट्स को आप, जो वीडियो है ये, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप यदि क्लिक करेंगे तो आप नोट्स देख सकते हैं, और ऊपर यदि डाउनलोड का निशान है उसे क्लिक कर लेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकें। तो यूनिट 3 आय और रोजगार का निर्धारण इस नाम से है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टोटल 12 मार्क्स की है। ये चीज़ें हमारी पिछली जो लेक्चर्स हैं, पिछली क्लासें हैं, उनमें हो चुकी हैं। पहली 2 क्लास में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, समग्र मांग और इसके भाग या इसके तत्व, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ये पहली 2 क्लास में कंप्लीट किया था। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और यहाँ तक फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट तक ये 4th लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। आज हम इस यूनिट का 3rd पार्ट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस डिमांड, अधिमांग और न्यून मांग, डेफिसिट डिमांड मीन्स न्यून मांग, अधिमांग और न्यून मांग की समस्याएं, इनको कैसे ठीक किया जाता है, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, सरकारी खर्च में बदलाव करके, कमी या वृद्धि करके, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, यहाँ पे कोमा है, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हमने बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सब के बारे में बैंकिंग वाले चैप्टर में, बैंकिंग वाली क्लास में डिटेल में पढ़ा है। वो थी यूनिट 2। हालांकि आपको, यदि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में यूनिट 2 में से ये पार्ट डिलीट है। पहले ये सारी चीज़ें कौन से यूनिट में थी? यूनिट 2 में थी, और यूनिट 2 से ये चीज़ें डिलीट कर दी गई। तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे आपको टीचर्स, ऐसा हो सकता है कि उस यूनिट 2 में इन चीज़ों को ना पढ़ाएं। मैंने उस यूनिट में भी बताया था, केवल काम कितना किया है इन्होंने, वहाँ से डिलीट की हैं और यूनिट 3rd में ऐड कर दी, केवल कट पेस्ट किया। तो हमें पढ़नी तो थी, वहाँ हमारे काम की भी थी ये, इसलिए हमने ये चीज़ें क्या होती हैं एक आइडिया हमने वहाँ ले लिया था, डिटेल में पढ़ा था इनके बारे में। यहाँ केवल इनके काम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। वहाँ भले ही हमारे सिलेबस में नहीं थी ये चीज़ें, लेकिन यहाँ मेरे सिलेबस में होने के कारण इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप इन चीज़ों के बारे में गो थ्रू नहीं है, अच्छी तरह से नहीं जानते चीज़ें क्या होती हैं, तो आप प्लीज़ यूनिट 2 वाला जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लें। उसमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाया गया है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार संतुलन। पहले तो इसमें हम बात करें कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। पूर्ण रोजगार, पिछले ही क्लास में हमने ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। अर्थात जितने लोग अर्थव्यवस्था में, जितने भी लोग कार्य करने के इच्छुक हैं, योग्य हैं और सक्षम हैं, 3 चीज़ें कौन कौन सी? इच्छुक, योग्य
और सक्षम। सक्षम का अर्थ है कि वो उस कार्य करने के लायक है, बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं। मान लीजिए डॉक्टर का कार्य करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसके पास सक्षम, वो उसके पास प्रॉपर डिग्री हो, नॉलेज हो, है ना। इच्छुक हो, किस किस चीज़ का इच्छुक? वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने का इच्छुक। कि आजकल एक मजदूर की, मान लीजिए अनस्किल्ड लेबर की 500 रुपये पर डे की रेट है, वेजेज रेट है, तो वो इस रेट पर कार्य करने का इच्छुक हो, इसके योग्य हो, उस कार्य को वो आसान कुशलतापूर्वक कर सके, इतनी उसमें योग्यता हो। जो भी कार्य है, भले ही वो एक अनस्किल्ड लेबर का कार्य हो, है ना, ये जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, चाहे ये कार्य हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, वकील का हो, कोई भी हो, उसकी उसमें योग्यता होनी चाहिए। जो उसकी वर्तमान मजदूरी दर है उस पर कार्य करने का वो इच्छुक होना चाहिए, और उस कार्य को ठीक से संपन्न कर सके, इतना सक्षम होना चाहिए। योग्यता एक सिंपल सी, जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि 18 साल से उसकी आयु अधिक होनी चाहिए, है ना, नहीं तो चाइल्ड लेबर होगा, 14 साल से कम वाले में होगा। तो ये सारी चीज़ें हों और उसको कार्य नहीं मिल रहा हो, तो वो कहलाएगा बेरोजगार। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति कौन सी होगी बेटा? जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों को रोजगार मिला हुआ है। और कोई अर्थव्यवस्था तभी तो अच्छे से चलेगी कि उसमें सारे संसाधनों को, सारे व्यक्तियों को कंप्लीटली रोजगार मिला हुआ हो। हमारी सरकारें यही प्रयास करती हैं कि सब लोगों को रोजगार मिले। तो अब संतुलन की स्थिति कौन सी है बेटा? ए डी इज इक्वल टू ए एस, हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है। एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। तो पूर्ण रोजगार संतुलन की हम एक बार बात पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। यह अर्थव्यवस्था के संतुलन की वह अवस्था है जहां उसके सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। जितने भी संसाधन हैं, जितने भी लोग हैं, उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाती है ना। बेरोजगारी कैसी होगी? क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, अर्थात वो कार्य कर रहे हैं, उन सभी को रोजगार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से तो बेरोजगार हो सकता है, लेकिन यदि उसकी इच्छा है कार्य करने की, तो उसको कार्य प्राप्त हो रहा है। अर्थात जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार के उत्पादन के बराबर हो, और उसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। मांग कितनी हो? जब सभी लोग कार्य करेंगे तो उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन को किससे हम कह सकते हैं? समग्र पूर्ति से। ये समग्र पूर्ति इतनी ज़्यादा है कि ये समग्र मांग के बराबर हो जाए। अब इसको एक ग्राफ से भी समझेंगे हम। तो ए डी इज इक्वल टू ए एस, साथ में कंडीशन क्या है? पूर्ण रोजगार के स्तर पर। एक ये वाला एग्जांपल इस ग्राफ में देखते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये डायग्राम सभी साथियों के नोट्स हैं, वहाँ से लिया गया है। श्री हरिओम जी हैं एक सर इकोनॉमिक्स के, उनके नोट्स से ये डायग्राम लिया गया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप तक चीज़ें पहुंचाने में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से हमें लेनी पड़ती है ना, तो हम उनको कंसीडर करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। पहले चार लेक्चर्स में हमने ऐसे डायग्राम बना भी रखे हैं। ये ए एस एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। क्या है ये? समग्र पूर्ति इज इक्वल टू वाई के इक्वल भी होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री की लाइन होती है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था यहां होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था का संतुलन में एडी कहाँ होनी चाहिए? एग्रीगेट डिमांड हमारी ये होगी, ये क्या होगी? हमारी समग्र
मांग। यहां एडी बिंदु एफ जो है, एडी इज इक्वल टू, यहां पर है हमारा एडी इज इक्वल टू ए एस, ऐसा ही है। तो संतुलन कहां बनेगा? पॉइंट एफ पर। यहां पर जितना उत्पादन हो रहा है, इस उत्पादन को करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उनको रोजगार मिला हुआ है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझते हैं हम, हमारी मांग कम है, अर्थव्यवस्था में उतनी मांग नहीं है जितनी ये वाली एडी है। समग्र मांग बजाय यहां होने के समग्र मांग ये वाली लाइन है हमारी। ये वाली लाइन, मैं समग्र मांग की बात करूं तो इस समग्र मांग में क्या होगा बेटा जी? ये समग्र मांग है तो संतुलन कहां हो जाएगा? ई पॉइंट पर। भाई यहां ए एस और ए डी दोनों यहां ही मैच कर रही हैं, तो संतुलन कहां हो गया? ई पॉइंट पर। अब ये ई पॉइंट पर उत्पादन कितना है? ये वाला एम। एफ पॉइंट पर उत्पादन कितना था? क्यू। एम ये है, क्यू ये है, तो एम जो प्रोडक्ट है या इनकम है इज लेस देन क्यू। अर्थात हमारी मांग इतनी कम है, ऐसा ही है। इतनी मांग हमारी क्या हुई है? कम हो गई। कम होने के कारण हमारा संतुलन पूर्ण रोजगार के संतुलन स्तर से पहले ही संतुलित हो गई। होनी चाहिए थी एफ पे और ई पे ही संतुलित हमारी अर्थव्यवस्था आ गई संतुलन में। अब यहां क्या होगा? लोगों को पूर्ण रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। पूर्ण रोजगार के लिए तो हमारी एडी यहां से यहां चली जानी चाहिए। तो ये जो अंतर है इतना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कहीं भी अंतर चेक कर लें आप एक सीधी लाइन के द्वारा। तो एफ से एक आप 90 डिग्री की लाइन डालेंगे तो ये जो एफ और जी, ये जो डिफरेंस है ये कहलाता है अविस्फीतिक अंतराल। अर्थात इतना अंतर होने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर नहीं है। तो मांग कैसी है? इसमें कम है ना, और मांग कम होने के कारण हम इसको कहते हैं अविस्फीतिक अंतराल। और ये मांग कम है इसलिए इसको हम एक दूसरी बात भी कह सकते हैं। कौन सी स्थिति कह सकते हैं इसको? न्यून मांग। कौन सी मांग कहेंगे इसको बेटा? हम न्यून मांग की स्थिति कहेंगे। तो ये न्यून मांग की स्थिति कहलाती है। एक अधिमांग की भी होती है, उसको आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये ग्राफ ठीक से समझ आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं कि संतुलन न्यून मांग की स्थिति क्या होती है। डेफिसिट डिमांड। न्यून मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है। यह है अल्प रोजगार की स्थिति, अर्थात सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं है। पूर्ण रोजगार की स्थिति कौन सी है बेटा जी? ये है। और हमारी वास्तव में मांग कितनी है? पूर्ण रोजगार की स्थिति तो ये है, और मांग कितनी, एग्रीगेट समग्र मांग कितनी है? ये है। तो ये वाला अंतर यहां ये कम है। ये स्थिति कहलाती है न्यून मांग। अर्थात जो असली है वो इस जो वास्तव में उपस्थित है हमारी समग्र मांग, उसको एडी डैश से लिख देंगे या एडी 1 से, और जो होनी चाहिए उसको लिखेंगे हम एडी से। तो एडी वाली लाइन कहाँ आएगी? इसके नीचे आएगी न्यून मांग की स्थिति में, क्योंकि मांग कम है। तो एडी इज लेस देन एएस। पूर्ण रोजगार के स्तर पे बात करें तो हम पूर्ण रोजगार का स्तर कौन सा है? ये वाला। यहां पर एएस ये है, एडी ये है। तो जैसा मैंने बताया एफ इज ग्रेटर देन जी या जी, ये एडी इससे कैसी है? कम है। इसलिए इसको न्यून, न्यून मीन्स कम, डेफिसिट मीन्स लो, डेफिसिट डिमांड, घाटे की डिमांड, कम
अब न्यून मांग के दो निहितार्थ हैं, दो इम्प्लीकेशंस हैं बेटा जी इसकी। नियोजित समग्र मांग अपने पूर्ण रोजगार स्तर से कम है। नियोजित, इसको आप हटा दें, नियोजित समग्र मांग अपने पूर्ण रोजगार के स्तर से कम है। ये बात हो गई। जितनी मांग होनी चाहिए उतनी मांग वस्तुओं और सेवाओं की अर्थव्यवस्था में नहीं है। इसी के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा उत्पादन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मांग नहीं है। तो समग्र मांग कम है। समग्र मूर्ति, जब समग्र मांग कम है तो क्या करेंगे हम? ये आप हमेशा दिमाग में रखें इस चैप्टर को पढ़ते समय। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बात कर रहे हैं। जब आप माइक्रो में पढ़ते हैं, पिछले साल आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, किसी वस्तु की मांग कम होने पर क्या हो जाते हैं? रेट कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मांग कम होने पर उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होने के लिए क्या करेंगे हम? उत्पादन कम होने का अर्थ है, उत्पादन कम करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ लोगों को रोजगार से बाहर कर देंगे, कुछ लोगों को रोजगार नहीं देंगे, है ना। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे। अब हमें उत्पादन ही कम करना है तो हम कम लोगों को रोजगार देंगे, अर्थात कुछ लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो समग्र पूर्ति पूर्णतया लोचदार, लोचदार का मतलब है समग्र पूर्ति बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जो पिछले लेक्चर में हमने केंजियन थ्योरी के बारे में बात करी थी, समग्र मांग का जो थर्ड लेक्चर था उसमें, तो केन्स की विचारधारा पर ही ये सारा चैप्टर आधारित है। उन्होंने बताया था कि समग्र पूर्ति लोचदार हो सकती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार पूर्ति कम या ज़्यादा की जा सकती है। अर्थव्यवस्था में ये गुंजाइश हमेशा बनी ही रहती है कि हम आवश्यकता अनुसार पूर्ति को कम या ज़्यादा कर लें। पूर्ति बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा, और पूर्ति कम करेंगे तो कुछ लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। तो यह उत्पादन के स्तर से कम स्तर पर समग्र मांग के बराबर हो जाती है। उत्पादन का जो स्तर होना चाहिए था उससे कम स्तर पर ही समग्र मांग के बराबर हो जाएगी। अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन रोजगार स्तर से कम है। अर्थात सभी लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए जितना स्तर होना चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए, उससे पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था संतुलन में आ गई है। अब होगा क्या इसका? न्यून मांग के कारण अर्थव्यवस्था में नियोजित समग्र पूर्ति के बीच संतुलन जीडीपी के स्तर से कम स्तर पर स्थापित हो जाता है, जहां होना चाहिए। स्थापित कहाँ होना चाहिए था बेटा जी? इसमें यहां पर। और स्थापित कहाँ हो गया? इस बिंदु पर, कम पर स्थापित हो गया। यह स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से कम है, अर्थात यह अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति है। अर्थव्यवस्था में अभी भी कुछ लोग बेरोजगार हैं, और उसी स्थिति में अर्थव्यवस्था संतुलन में आ गई है। तो यह अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति है। कौन सा अंतराल? अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति है। अब यह अविस्फीतिक अंतराल होता क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं, और ऐसी स्थिति को न्यून मांग कहा जाता है। तो ये आप शब्दों में लिखने के लिए बेस्ट है आपके पास लाइन। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाएगी, कुछ लोग बेरोजगार होंगे। क्लियर? अविस्फीतिक अंतराल निकालने का सूत्र क्या है? एडीएफ। एडीएफ मीन्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग, माइनस एडीयू, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, अपूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग। तो एक तरह की ये हो गई एडीयू। इसको मैं बात करूं तो ये, इसको एडीयू लिखेंगे, और इसको क्या लिख दूं बेटा मैं? एडीएफ। सॉरी, इसको लिखेंगे हम एडीएफ।
फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतनी तो होनी चाहिए थी, तभी तो रोजगार, यहाँ सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है इस पॉइंट पर। तो समग्र मांग हमारी ये होनी चाहिए थी, तो ADF लिखेंगे इसे, और ये क्या हो जाएगी ADU, अंडर एम्प्लॉयमेंट इतनी है हमारी, कम है यहाँ से, और उस अर्थव्यवस्था यहीं संतुलन में आ गई। संतुलन कहाँ होगा, जहाँ AD और AS दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी, यहाँ यहीं संतुलन बन गया। यदि हमारी AD ये वाली होती तो फिर संतुलन यहां बनता। चलिए जी, न्यून मांग अथवा अविस्फीतिक अंतराल के कारण, ये दोनों स्थिति एक ही कहलाती हैं बेटा। अविस्फीतिक अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप, या न्यून मांग, डेफिसिट डिमांड, एक ही बात है। इसके कारण क्या होते हैं भाई, AD कम है ना इसका कारण क्या है, AD कम है। अब AD किस किस पे डिपेंड करती है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा CIG(x-m), हम वहाँ फॉर्मूला पढ़ते थे AD=C+I, इतना ही पढ़ते थे क्योंकि हमने एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था की बात की थी, या एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात की थी जिसमें केवल उत्पादक हैं और उपभोक्ता। ये चीज़ भी हमने वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ा था। उसमें वहाँ सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, विदेश नहीं है, शेष विश्व जिसको बोलते हैं, जहाँ निर्यात या आयात जहाँ से हो सकता है। लेकिन यहाँ जब हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो हमारे यहाँ सरकार भी है, और एक ये शेष विश्व की भी भूमिका है। हम चीज़ों का निर्यात भी करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी करते हैं। तो यहाँ AD का हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, AD=C+I+G+x-m। यहाँ C क्या है बेटा जी, उपभोग, कितना हम यहाँ के अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग उपभोग करते हैं। I क्या है बेटा, निवेश, इन्वेस्टमेंट। G क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका, वो अभी देखेंगे क्या होती है। X क्या है, यहाँ X है निर्यात, एक्सपोर्ट, और ये है M है आयात, इंपोर्ट, और X-M को हम कह देते हैं शुद्ध निर्यात, है ना। ये तो आपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो X-M क्या हो गया, हमारा शुद्ध निर्यात। अब न्यून मांग, मांग कम है, अर्थात ये सारी चीजें कम ही होंगी तभी तो AD कम होगी। तो अर्थात उपभोग क्या है, कम होगा, उपभोग प्रवृत्ति में कमी। एक कारण ये हो सकता है लोग कम उपभोग कर रहे हैं, उपभोग व्यय में कमी कर रहे हैं, अपनी आय का अधिकांश बहुत सारा भाग वो बचत में कर रहे हैं, बाजार में पैसा खर्च कम करते हैं और बचत कर रहे हैं। अर्थात उपभोग व्यय में कमी या बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था न्यून मांग की तरफ जाती है। न्यूनतम नहीं बेटा, न्यून ही है ये बस। देन दूसरा क्या हो सकता है, आई, निवेश, ये भी कम होगा तभी तो AD कम होगी। इन सब का जोड़ ही तो AD है, ये सब चीजें कम ही है। निवेश व्यय में कमी, ब्याज दर में वृद्धि या प्रत्याशित प्रतिफल की कमी के कारण निवेश व्यय में कमी आती है, जो AD को कम करती है तथा न्यून मांग उत्पन्न करती है। ब्याज दर में वृद्धि, यदि बहुत ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको लगता है कोई व्यापारी बैंक से लोन लेके फैक्ट्री लगाएगा, है ना, महंगा पड़ेगा ना उसे बहुत। इतना प्रॉफिट हो नहीं हो, शक होगा उसे, संदेह रहेगा अपने आप पर। तो ब्याज दर में ज़्यादा वृद्धि होगी तो लोग लोन कम लेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर्स में बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ब्याज दर में साख की उपलब्धता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, या प्रत्याशित प्रतिफल की कमी। प्रत्याशित प्रतिफल क्या होता है बेटा, कि 1 रुपया खर्च करने पर हमें कितनी आमदनी होगी, ये प्रतिफल होता है। जैसे कोई भी उद्योगपति ये देखता है कि मैं मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करता है वो व्यापारी, तो उसको 1 करोड़
1 करोड़ प्रति महीने की इनकम शुरू हो जाती है। ये मान लीजिए एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए ये प्रॉपर्टी का बिजनेस है। दूसरा बिजनेस वो देखता है कि ऑटोमोबाइल का बिजनेस करता है वो, उसमें 1,000 करोड़ रुपए खर्च वो करता है, तो वहाँ से उसको 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ की आय शुरू हो जाती है। तो ये कहलाता है प्रत्याशित उम्मीद। प्रत्याशित मीन्स एक्सपेक्टेड, जितने की उम्मीद है। ये प्रतिफल, भाई 1,000 करोड़ खर्च करूंगा तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में मुझे 1 करोड़ रुपए महीना की आय होगी, जबकि ऑटोमोबाइल के बिजनेस में इतने पैसे खर्च करने पर 1.5 करोड़ की तो व्यापारी किस में खर्च करेगा, 1.5 वाले में ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना शुरू करेगा। अब मान लीजिए उसको लगता है कि मुझे तो ये प्रतिफल बहुत कम है, 1 करोड़ के बजाय मुझे तो केवल 1,000 या 1 लाख रुपए की इनकम है, तो हो सकता है व्यापारी को लगे भाई इससे ज़्यादा तो इसका मुझे ब्याज ही देना पड़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति से तो बढ़िया है कि हम बिजनेस ही ना करें, तो वो निवेश नहीं करेगा। और यदि उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करेगा, तो इसको हम कहते हैं प्रत्याशित प्रतिफल। तो प्रत्याशित प्रतिफल की कमी, अर्थात उसको उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करूंगा तब भी लाभ बहुत थोड़ा ही होगा, तो ये व्यापारियों में निराशा का वातावरण पैदा करता है, जो उन्हें निवेश के लिए निरुत्साहित करता है। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हो गई, सी हो गई, निवेश में कमी हो गई। क्यों होती है निवेश में कमी, ये पता लग गया। उपभोग में कमी की बात हो गई, उपभोग में कमी क्यों करेगा, क्योंकि बचत प्रवृत्ति में वृद्धि कर रहा है। जी, सरकार की भूमिका, सरकारी खर्च में कमी। सरकार क्या कर रही है, कम खर्च कर रही है, अर्थात उपभोग घटा दिया सरकार ने। सरकार दोनों काम करती है, उपभोग भी करती है, निवेश भी करती है। बहुत सारी फैक्ट्रियों के थ्रू उत्पादन करती है, वहाँ पैसे का निवेश करती है। और सरकार मिलिट्री, पुलिस, है ना, या आपके स्कूल हैं, हॉस्पिटल है, इनके लिए बहुत सारा सामान खरीदती है। तो एक तरह से सरकार की दोनों भूमिका हो गई, उपभोग की भी भूमिका हो गई, है ना। जैसे आपके स्कूल में बिजली है तो बिजली सरकार ने खरीदी, बिल तो पे सरकार ही करती है ना। या हॉस्पिटल में दवाइयाँ खरीदती है सरकार, तो सरकार उपभोग भी करती है और निवेश भी करती है। सरकार मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाती है ना, तो निवेश हो रहा है। तो ब्याज दर बढ़ने से सरकारी खर्च में कमी आती है, जो न्यून मांग उत्पन्न करती है। ब्याज दर क्यों बढ़ी, ब्याज दर बढ़ने से क्या होगा, सरकार आपसे कम पैसा लेगी, और कम पैसा लेगी तो खर्च भी कम करेगी। तो यहाँ तक की बात हो गई बेटा जी, सी की बात हो गई हमारी, आई की बात हो गई, जी सरकारी खर्च, ये भी बात हो गई। अब बचा हमारा एक्स माइनस एम, इसका भी टोटल कम ही होना चाहिए। अर्थात कम कब होगा हमारा इसकी वैल्यू, जब हमारे आयात इंपोर्ट तो ज़्यादा हों, आयात बढ़ जाएं, और एक्सपोर्ट निर्यात कम हो, तो इसकी वैल्यू तो माइनस भी आ सकती है। तो इसको हम कह देंगे आयात में वृद्धि, ये वाली चीज़ बढ़ेगी तो इस टोटल की वैल्यू कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें घरेलू कीमतों की अपेक्षाकृत कम होती हैं, तब आयात में वृद्धि होती है ना। समझ रहे हो। इंटरनेशनल, मान लीजिए अमेरिका की बात करूं मैं, अमेरिका में मान लीजिए एक वस्तु की कीमत $1 है, और भारत में उस वस्तु की कीमत ₹100 है। और $1 बराबर कितने होते हैं बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ₹70। अर्थात मैं मोटी मोटी सी बात करूं तो उस वस्तु की कीमत यदि अमेरिका से मैं मंगवाता हूं तो कितने रुपए में आती है, ₹70 में। और भारत से बनी हुई खरीदता हूं तो कितने रुपए में मिलेगी मुझे, ₹100 में। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वस्तु को अमेरिका से ही मंगवा लूंगा। और यदि अमेरिका से मंगवाता हूं तो निश्चय इसका अर्थ क्या हुआ, आयात बढ़ गए हमारे, तो आयात में वृद्धि होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू कीमतों की अपेक्षा कीमतें कम होती हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो ₹70 अमेरिका में है, ये कीमतें कम हैं, और हमारे घरेलू बाजार में कीमतें ज़्यादा हैं, तो हमारे आयात बढ़ जाएंगे। निर्यात में गिरावट,
पहले भी हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि या तो इसमें क्या हो, आयात बढ़ जाए या निर्यात कम हो जाए। निर्यात में गिरावट, घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन, है ना, घरेलू हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए। अधिमूल्यन का मतलब होता है $1 बराबर 70 रुपये था, $1 बराबर 60 रुपये हो जाए। हैं, ये रुपए ऐसे नहीं लिखते बेटा, हम आजकल रुपए का सिंबल ये वाला बनाते हैं। ये सिंबल है हमारे करेंसी का। तो 70 से 60 हो जाए, अर्थात हमारे पहले 70 रुपये में $1 खरीदा जा सकता था, अब 60 रुपये में ही $1 खरीदा जा सकता है। तो हमारा रुपया मजबूत हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अधिमूल्यन। या घरेलू वस्तुओं की तुलनात्मक अधिक कीमतों के कारण निर्यात में कमी आती है, तो न्यून मांग की तरफ ले जाएगा। यही वस्तु जो अमेरिका में 70 रुपये में है या $1 में है और भारत में 100 रुपये में है, तो क्या इसका निर्यात होगा? नहीं होगा। अमेरिका वाले क्यों खरीदेंगे भाई, उन्हें तो लगभग $1.5 की पड़ेगी, तो $1 में तो उनके घर में ही मिल रही है, तो वो नहीं खरीदेंगे। तो हम जो वो नहीं खरीदेंगे तो हम निर्यात ही किसको कर देंगे। तो आयात में वृद्धि हो जाए या निर्यात में कमी हो जाए। दूसरी, नेक्स्ट, तो ये पॉइंट तो हो गए यहाँ तक के 1 2 3 4 5 5 पॉइंट तो हमने यहीं से ले लिए। यदि फॉर्मूला याद है, केवल एक पॉइंट याद करना है हमें। छठा पॉइंट, करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्सेस। करों में अधिक वृद्धि के कारण व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग में कमी आती है। एक व्यक्ति, मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपये है और इस पे मुझे 30 रुपये टैक्स देना पड़ा, तो वास्तव में मैं 30 रुपये तो सरकार को देने ही देने पड़ेंगे मुझे, 100 रुपये कमाए तो वास्तव में मैं कितने रुपए खर्च कर सकता हूँ? 70 रुपये ही तो मेरे हुए, इन्हीं को खर्च कर सकता हूँ। ये टैक्स यदि बढ़ जाए, 30 के बजाय 40% हो जाए, तब मैं कितने खर्च कर सकता हूँ? 60 ही रुपये खर्च कर सकता हूँ। तो ये जब जब टैक्स बढ़ेंगे, तो ये वाली जो मेरी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है, ऐसी इनकम जिसको मैं वास्तव में खर्च कर सकता हूँ। इनकम तो मैं कहने को कह दूंगा मेरी 100 रुपये है, लेकिन वास्तव में ही प्रयोज्य आय जो जिसको मैं अपने ऊपर या अपने मन चाहा खर्च कर सकता हूँ, वो कितनी है? 60 या 70 रुपये ही है, टैक्स कटने के बाद जो इनकम आएगी। तो ये यदि कम हो जाती है, ये कम कब होगी? जब हमारे टैक्स बढ़ जाएंगे, है ना। टैक्स बढ़ने पर ये इनकम कम हो जाएगी। मान लीजिए 10 था तो मेरी प्रयोज्य आय कितनी? 90। टैक्स 10 से बढ़ के 30 हो गया तो प्रयोज्य आय रह गई 70। तो अब 70 ही रुपये खर्च करूँगा, 70 रुपये खर्च करूँगा, तो 90 की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा मांग कम करूँगा। और मेरे जैसे ही सारे हिंदुस्तान में लोग होंगे तो सभी की मांग कम हो जाएगी, अल्टीमेट समग्र मांग कम हो जाएगी। देन अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे? यदि देश में ये स्थिति है, न्यून मांग या अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति है, डिफ्लेशनरी गैप की स्थिति है, तो क्या रिजल्ट्स होंगे? जब समग्र मांग कारकों के पूर्ण उपयोग की अनुमति नहीं देती, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा, तो उत्पादकों के पास अवांछित माल सूची स्टॉक में वृद्धि होने लगती है। अवांछित माल सूची स्टॉक, इसके बारे में पिछले ही लेक्चर में हमने खूब सारी बात करी थी। अर्थात ऐसा स्टॉक जिसको वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं, पिछले ही उसमें एक एग्जांपल लिया था हमने ब्रेड वाला। वो चाहता है कि मेरे गोडाउन में 200 ब्रेड बनी रहें, लेकिन यदि मांग कम हो गई और उधर 1000 ब्रेड रोज़ बन रही हैं, पहले 1000 ही बिक जाती थी, एवरेज 200 ही उसके गोडाउन में रहती थी, अब ब्रेड की मांग कम हो गई, 800 ही बिक रही हैं, तो उस दिन अगले दिन कितनी गोडाउन में कितनी हो जाएंगी? 200 पहले से रखी थी और 1000 बनी और 800 ही बिकी, तो 200 और 200 400 हो गई, फिर 600, फिर ये इसका स्टॉक बढ़ता जाएगा। और स्टॉक बढ़ते हुए स्टॉक को अवांछित स्टॉक बोलते हैं। कि व्यापारी तो चाह रहा था मेरे स्टॉक में 200 ही रहे, लेकिन स्टॉक कितना हो गया? 600 700 ब्रेड का, तो ये इसको व्यापारी नहीं चाहता। तो इस स्टॉक को वो क्या करेगा? फिर कम करेगा। कम करने के लिए क्या करेगा? उत्पादन घटाएगा, 1000 के बजाय 800 का ही उत्पादन शुरू कर देगा। 800 का उत्पादन करेगा तो 200 ब्रेड बनाने के लिए जितने आपको व्यक्ति चाहिए थे, जितने लोग चाहिए थे, उन लोगों को काम से हटा देगा।
तो वास्तविक स्टॉक इच्छित नियोजित स्टॉक से अधिक हो जाते हैं। वास्तविक स्टॉक ये 600 का हो गया ना, ये ज़्यादा हो जाते हैं। इससे उत्पादक अपने नियोजित उत्पादन के स्तर में कटौती करने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि स्टॉक बढ़ गए हैं, उसके अवांछित स्टॉक हो गए हैं। फलस्वरूप नियोजित समग्र पूर्ति में कटौती आएगी। इससे क्या होगा, एएस कम हो जाएगी। जब समग्र मांग कम थी, 1000 से 800 रह गई, तो अब पूर्ति भी 800 उसको करनी पड़ेगी। नियोजित उत्पाद के स्तर में कमी के कारण रोजगार में कमी आएगी, जिसका अर्थ है आय के स्तर में कमी। जब लोगों का रोजगार चला गया, कुछ लोगों की नौकरी छूट गई, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो लोगों की आय भी कम हो जाएगी। और आय के स्तर में कमी होने से फिर क्या होगा, फिर समग्र मांग और कम हो जाएगी। अब लोगों की पहले जितनी भी आय नहीं रही, तो और कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे, तो समग्र मांग और कम हो जाएगी। और समग्र मांग कम होने से फिर कुछ लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, और इससे आय फिर घट जाएगी। इस तरह से एक चक्र बन जाता है। अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाती है, जहां उन लोगों से पूछे, भाई तुम्हारी इनकम क्यों कम है। भाई किसी व्यापारी से पूछे कि भाई तुमने लोगों को क्यों निकाल दिया नौकरी से, वो क्या कहेगा कि जी इनकम कम है। इनकम कम क्यों है, क्योंकि मांग कम है। उधर हम लोगों से पूछें भाई मांग कम क्यों है, वो क्या कहेंगे, आय कम है। तो इस सारी व्यवस्था में अल्टीमेट फंसकर अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाती है, और लगातार बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये तो बड़ी गड़बड़ सी स्थिति है। तो बेटा जी, इसको ठीक करने के कुछ उपाय भी देखने पड़ेंगे हमें। तो न्यून मांग को ठीक करने के उपाय की बात करें हम। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति कौन सी नीति कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी। याद रखना बेटा, ये बजट नीति भी बोलते हैं। सरकार अपने बजट में प्रावधान करती है कुछ चीज़ों का, क्या क्या करती है वो भी देखते हैं। राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स, एक ही बात है इन सारी चीज़ों की। राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की आय तथा व्यय नीति से है। सरकार कहाँ से कमाएगी, कहाँ खर्च करेगी, और ये सारी चीज़ें कहाँ डिसाइड करती है, सरकार बजट में। तो सरकार बजट द्वारा समृद्धि के साथ साथ स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करती है। अब सरकार बजट में क्या करे, सरकारी व्यय में वृद्धि करे। सरकार खूब सारा खर्च करे, जिससे क्या होगा, देश में मांग बढ़ेगी। एक देश की सरकार विभिन्न प्रकार के व्यय करती है, जैसे सार्वजनिक निर्माण, बहुत सारी चीज़ें, पुल सड़क ये बनाती है। शिक्षा में, स्कूलों में व्यय करती है। सार्वजनिक कल्याण के कार्य जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, इन पर व्यय करती है। देश की सुरक्षा, मिलिट्री पर, पुलिस पर, इन सब चीज़ों पर किया जाने वाला व्यय। उत्पादकों को उत्पाद बढ़ाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता आदि। वो क्या करें, इन सब पे अपना व्यय बढ़ा दे, तो ज़्यादा मांग होगी सरकार की। और उत्पादकों को क्या दे, उत्पादन करो भाई, हम सब्सिडी देंगे। आर्थिक सहायता मीन्स सब्सिडी। तो इन सब में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, हमारी समग्र मांग बढ़ेगी। और समग्र मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से एएस भी फिर बढ़ने की बात शुरू होगी, क्योंकि संतुलन में तभी आएगा। सार्वजनिक उधार, ऋण में कमी। सार्वजनिक उधार होता है जो सरकार जनता से पैसा लेती है। आपसे पैसा लेती है सरकार उधार के रूप में। कैसे लेती है, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। इनके थ्रू आप सरकार खातों में पैसा जमा कराते हैं, जिसे सरकार इस्तेमाल करती है, बदले में आपको कुछ ब्याज देती है। तो सरकार जितना ज़्यादा पैसा आपसे ले लेगी, उतना ही आप कम खर्च कर पाएंगे। तो सरकार इसके लिए क्या करे, आपसे उधार कम से कम ले। तो कम से कम कब लेगी, जब वो ब्याज दर कम कर दे। ब्याज दर कम करेगी तो आप ही जमा नहीं करोगे, आपकी जेब में पैसा रहेगा तो खर्च भी करोगे। सरकार जनता से उधार लेकर सार्वजनिक ऋण का निर्माण करती है। कैसे उधार लेती है, मैंने आपको बता दिया। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस में और बहुत सारी स्कीम होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं। प्रतिभूतियाँ को सरकार बेचती है, तो ये कागज जनता के पास और पैसा सरकार के पास चला जाता है। तो न्यून मांग की स्थिति में सरकार जनता से उधार लेना कम कर देती है, जिससे जनता के पास ही पैसा रहे। और जब पैसा रहेगा तो आप खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो आप निश्चित रूप से मांग बढ़ाएंगे।
ताकि लोगों के पास अधिक तरलता या नकदी बच जाए और समग्र व्यय बढ़े। सी बढ़ेगा, इससे कंजप्शन बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगी, समग्र मांग बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक से उधार में वृद्धि कर ले सरकार। सरकार द्वारा आरबीआई से उधार में वृद्धि कर दी जाती है। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां से उधार लेती है। और वो कहां से देता है उधार? नोट छाप कर उधार देता है। अधिक उधार के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता आती है। जितना ज़्यादा उधार लेगी सरकार, उसको खर्च करेगी तो लोगों की जेब में उतना ही पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो तरलता, लिक्विडिटी बढ़ जाती है जेब में, लोगों मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोग मांग बढ़ाएंगे, जो अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति में आवश्यक है। करों में कमी। सरकार क्या करे? टैक्स कम कर दे। टैक्स कम करने से क्या होगा कि मेरी, जैसे पिछले एग्जाम्पल की बात करी थी, 100 रुपये की इनकम है, पहले 30% टैक्स था, तो मेरी खर्च करने योग्य आय 70 ही थी, इसको घटा के कितना कर दे? 10% कर दे। तो अब मेरी जेब में कितने रुपए रहेंगे? डिस्पोजेबल इनकम कितनी रहेगी? प्रयोज्य आय 90 रुपये। 90 रुपये खर्च करूंगा, पहले 70 ही खर्च कर पाता था, जब 90 खर्च करूंगा तो निश्चित रूप से समग्र मांग बढ़ेगी। अतः न्यून मांग, समग्र मांग को बढ़ाने की आवश्यकता की स्थिति में परिवारों और उत्पादकों पर कर का भार कम कर दिया जाता है। ये कौन सी नीति थी बेटा जी? ये 4 पॉइंट जो हमने पढ़े, ये थोड़ा सा बीच बीच में आप समराइज कर लेंगे। ये चारों पॉइंट थी हमारी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मेजर्स या बजट पॉलिसी। ये कौन करती है? सरकार, गवर्नमेंट। इसके बाद मौद्रिक नीति, मुद्रा से संबंधित नीति कहलाती है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। इसको करता है आरबीआई। सलाह कौन देती है? सरकार की ही सलाह पे करता है, लेकिन करता कौन है? आरबीआई। मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में ब्याज दर तथा साख की उपलब्धता को नियंत्रित करके, अधिमांग है बेटा, ये आधी नहीं, अधिमांग अभी पढ़ेंगे क्या होती है, तथा न्यून मांग की स्थितियों को ठीक किया जाता है। मौद्रिक नीति में क्या है? बैंक दर, रेपो दर में कमी। अब बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको अब ये बताऊंगा कि बैंक दर, रेपो दर क्या होती है। एक आइडिया सा दे देता हूँ, बाकी यूनिट, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 2 के जो लेक्चर हैं उनको एक बार देख लेना, उसमें डिटेल में आपको दे रखा है। बैंक दर, रेपो दर वो दर होती हैं जिनसे कोई व्यावसायिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है? इसके बाद पास जनता से पैसा आता है और फिर ये लोन पे, ऋण पे दूसरों को, जनता को पैसा दे देता है। ऐसा ही है, मान लीजिए इसको जो जनता से पैसा जमा हो रहा है ये 4% पे हो रहा है, ऋण दिया इसने 9% पे, तो ये जो 5% का अंतर है, इस 5% से इसके अपने खर्चे या प्रॉफिट होता है। ये तो करता है बैंक, 4% पे पैसा लेता है और 9% पे पैसा दे देता है लोगों को। अब मान लीजिए इसने ऋण तो दे दिया और इसको यहाँ जनता अपना पैसा जो जमा था वो ज़्यादा निकलवाने लगी, तो इस स्थिति में इसके पास पैसा है नहीं, क्योंकि सारा पैसा इसने क्या किया? ऋण दे दिया बैंकों को। कितना दे सकता है, कैसे दे सकता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो ये जो अब जनता को पैसा देने के लिए मान लीजिए इस बैंक को पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो ये कहाँ से पैसा लेगा? आरबीआई से उधार लेगा। आरबीआई फ्री में तो उधार देगा नहीं इसको, कुछ परसेंट पे उधार देगा। फॉर एग्जांपल 5% पे दे रहा है आरबीआई इसको, तो ये 5% कहलाता है बैंक दर। यदि लंबे समय के लिए उधार ले रहा है तो ये बैंक दर, और अल्पकाल के लिए ऋण ले रहा है तो कहलाता है रेपो दर। इन दोनों दरों में कमी कर दी जाए, कमी कर देंगे तो फिर बैंक को डर नहीं रहेगा कि भाई हमें यहाँ ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। मान लीजिए ये ब्याज दर बहुत कम है
तो बैंक अपना बहुत सारा पैसा लोगों को दे देंगे ऋण के रूप में कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से भी ज़्यादा महंगा तो पड़ ही नहीं रहा, आरबीआई से ही ले लेंगे हम। तो बैंक खुल के पैसा बांटेगा लोन के रूप में, तो ज़्यादा लोन बांटेगा तो लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा, मांग बढ़ेगी। इस सारी कहानी में चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, राजकोषीय नीति हो, चाहे ये मौद्रिक नीति हो, दोनों नीतियों में आपने अभी तक यदि नोट किया हो तो केवल एक ही कहानी है, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो जिससे लोग खर्च करें, बाजार में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए, है ना। इसमें भी क्या है, सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकार खर्च में वृद्धि कर रही है, अपना खर्च बढ़ा रही है, तो बाजार में पैसा ज़्यादा आ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ रहा है। सार्वजनिक ऋण में कमी क्यों करना चाहती है सरकार, कि लोगों से कम पैसा लेके लोगों की जेब में पैसा बना रहे, पैसा बना रहेगा तो आप खर्च भी करेंगे, मांग करेंगे। रिजर्व बैंक से भी पैसा नोट छपवा के उधार लेके सरकार खर्च कर रही है, तो एक तरह से बाजार में पैसा आ रहा है। करों में कमी होने से भी 70 के बजाय 90 रुपये बाजार में आएंगे, अर्थात न्यून मांग की स्थिति में एक ही बात है कि न्यून मांग की स्थिति में सरकार आपकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालना चाहती है, अर्थात बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजना चाहती है। यहाँ भी बैंक दर रेपो दर कम कर दी, जिससे बैंक कम ब्याज दर पे लोन दे देंगे, ज़्यादा लोन देंगे, जिससे बाजार में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाए। खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद, अर्थात एनएससी वगैरह क्या करे सरकार, खरीद ले, जो पहले भी बेच रखी थी, नहीं तो बेचे ही नहीं, जो पहले खरीद रखी थी वो भी पहले जो बेच रखी थी वो भी खरीद ले। खरीदने से क्या होगा, जो पहले कागज़ का टुकड़ा आपकी जेब में था, पैसा सरकार के पास था, अब सरकार ने आपसे एनएससी खरीद ली, तो ये कागज़ तो सरकार के पास और पैसे, नोट, रुपए किसके पास, आपके पास, जनता के पास। अब जनता के पास ज़्यादा पैसे का मतलब है कि लोगों ज़्यादा पैसे का सीधा सा अर्थ है कि मांग ज़्यादा करेंगे, बाजार में पैसा ज़्यादा खर्च होगा। देन सीआरआर में कमी, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो में कमी, सीआरआर है ये। लगभग अभी फ़िलहाल समझने के लिए आप इतनी बात समझ लो कि रिजर्व बैंक कुछ चीज़ों पर, बैंकों पर, ये जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, इनसे क्या कहते हैं भाई, सारा पैसा उधार नहीं दे दोगे जनता से जितना जमा किया है, इसका कुछ पैसा हमारे पास जमा करोगे, कुछ पैसा अपने पास रखोगे कि कल को लेने आ जाए पब्लिक तो उसको दे सकें। मान लीजिए 10%, उस सर आरबीआई ने कह दिया कि 10% तो अपने पास रखोगे और 10% आरबीआई के पास जमा करोगे, और ये बाकी जो 80% पैसा बचा इसको लोन के रूप में दे सकते हैं आप। तो बैंक कितना लोन दे पा रहा है, 80, ये कहलाते हैं सीआरआर वगैरह, वैधानिक तरलता अनुपात और सीआरआर। अब मान लीजिए इन दोनों को ये घटा के 5-5 कर देता है, अब पैसा कितना दे पाएगा बैंक, 90%, क्योंकि 5% अपने पास रखेगा, 5% आरबीआई के पास रखेगा। अब कितना पैसा बचा उसके पास, 90%, तो 90 तो लोन ज़्यादा दे पाएगा, तो बाज़ार में पैसा 80% के बजाय 90% चला गया। सीमांत आवश्यकता की कमी, सीमांत आवश्यकताएं भी हमने उसमें पढ़ी थी। सीमांत आवश्यकता ये होती है कि किसी वस्तु, हमें बैंक से जब लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए हमें वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है। जैसे हमने हाउस लोन लेते हैं तो फ्लैट के कागज़ रखने होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम 100 रुपये की वस्तु लेने के लिए बैंक कहता है कि जी हम तुम्हें 80 रुपये का लोन तब देंगे जब आप हमें 100 रुपये की वस्तु गिरवी रखोगे। हैं, ये लाख में भी हो सकते हैं, करोड़ में भी हो सकते हैं, वो कहानी छोड़ो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बैंक कह रहा है 100 रुपये का, 80 रुपये का लोन हम दे देंगे बशर्ते आप 100 रुपये का फ्लैट खरीदें। तो इन दोनों का जो अंतर है ये कहलाता है सीमांत आवश्यकता, कि गिरवी रखी गई वस्तु तथा ऋण प्राप्ति के बीच का अंतर कहलाता है सीमांत आवश्यकता। इसमें कमी कर दें। अब ये काम कौन कर सकता है, जिसके पास 20 रुपये होंगे,
वही व्यक्ति तो ये फ्लैट खरीद सकता है 100 रुपये वाला। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 15 रुपये ही है, वो फ्लैट खरीद पाएगा नहीं, क्योंकि बैंक क्या कह देगा, भाई हम तो 80 रुपये ही देंगे। 80 रुपये बैंक से ले लिए उसने, 15 रुपये उसके पास हैं, 95 रुपये हुए, फ्लैट नहीं खरीद पा रहा क्योंकि फ्लैट की कीमत 100 रुपये है। अब सीमांत आवश्यकता को क्या कर दें, कम कर दें। बैंक कह दे कि 20% के बजाय हमने घटा के 10% कर दिए जी। इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपये का फ्लैट लेना है तो 90 रुपये हम लोन दे देंगे। अब ये 15 रुपये वाला लोन ले पाएगा, बिल्कुल ले लेगा, उसको पता है 90 रुपये तो बैंक से मिलेंगे, 15 तेरे पास हैं, 105 रुपये हो गए, और फ्लैट कितने का आ रहा है, 100 रुपये का आ रहा है। ये मत सोचना कि सर भी कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, 100 रुपये में कौन सा फ्लैट आता है। ये हम अब यहाँ आपको 1 लाख रुपये बताते, फिर 80,000 90,000, लंबी कैलकुलेशन होती है आपको समझने में, इसलिए हम छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी समझ के लिए। खैर वैसे मज़ा आता है, यदि 100 रुपये में फ़्लैट हुआ करते तो आप और हम भी अच्छे से रहा करते फिर तो बड़े बड़े से फ्लैट में। देन समझ आ गई बात। तो अब ज़्यादा जब 90 रुपये 100 रुपये पे 90 रुपये लोन दे रहा है बैंक, तो ज़्यादा ये वाला व्यक्ति भी लोन ले पाएगा। इसका मतलब पहले की अपेक्षा ज़्यादा व्यक्ति लोन ले सकते हैं। आरबीआई द्वारा बैंकों को उदारता से ऋण देने के लिए नैतिक दबाव। आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक है इनको कंट्रोल करता है ना, तो वो नैतिक रूप से भी कहता है, भाईचारे में बात करता है कि भाई यार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे दो। इससे क्या होगा, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहानी बताई, न्यून मांग की स्थिति में या अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति में बैंक हमारी केवल एक पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जाए, लोगों की जेब में जाए, जिससे वो खर्च करें, मांग बढ़ाएं। क्योंकि न्यून मांग का मतलब है मांग की कमी। तो जिससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से फिर समग्र मांग बढ़ जाएगी। चलिए, मेरे ख्याल से 40-50 मिनट हो गई है ना, बोर हो गए होंगे पढ़ते हुए। यहाँ तक की बात करते हैं आज हम। तो आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको ठीक से समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बेटा थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ा सा हम मेहनत करें, है ना। कहीं कुछ देखो, जो सीधे सीधे क्लासरूम में आमने सामने बैठ के पढ़ते हैं वो बात तो नहीं आ पाती। ये तो मजबूरी के सौदे हैं कि हम आपके लिए ये क्लासें रिकॉर्ड कर करके भेज रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुनते समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी, भाई ये क्यों होता है, लेकिन आप पूछ तो सकते नहीं मुझसे, है ना। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी स्पीड स्लो लगती हो मेरी, कि आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अब यदि लाइव क्लास में आप और मैं बैठे होते तो आप कह सकते कि थोड़ा सा तेज़ पढ़ाओ, और या आपको लग रहा हो कि मैं तेज़ी से बोलता हूँ, ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तब कह देते स्लो पढ़ाओ। लेकिन यहाँ तो ना आप मुझसे कुछ कह सकते हैं ना मैं आपसे, क्योंकि इस मीडियम की लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, है ना। जो रूबरू आमने सामने बैठ के पढ़ाई होती है, ब्लैक बोर्ड पे खड़े होके क्लास में जो आनंद होता है पढ़ने पढ़ाने का, वो यहाँ नहीं मिल पाता। लेकिन पैंडमिक की वजह से मजबूरियाँ हैं, है ना, सिलेबस पूरा करना ही है, पेपर देने ही हैं, तो यहाँ थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आपकी भी बढ़ रही हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे। इस चैप्टर को आप, ये जो टॉपिक जितनी चीज़ें इस क्लास में पढ़ाएंगे, ये चीज़ें अभी आप, है ना, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तुरंत आप बुक से उठा के पढ़ें। जो समझ नहीं आ रहा वो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप नंबर है मेरा आप लोगों के पास, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई चीज़ की समस्या है कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आपका पुनः आभार। गुड नाइट।